अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत काज़मी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। शो में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए काफ़ी सारी खुशखबरियां हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है T20 वर्ल्ड कप के अंदर। और आप पाकिस्तान सेमीफाइनल क्वालिफाई करने वाली सबसे ज़्यादा मरतबा टीम बन गई है पूरी दुनिया में और पांचवी मरतबा पाकिस्तानी शाहीनों ने जो है वो ये कारनामा सर अंजाम दिया है। और साथ ही साथ एक और बहुत ही बड़ी खबर आज एक सामने आई और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 23-24 साल के बाद आखिरी बार उन्होंने 1998 के अंदर पाकिस्तान का दौरा किया था और अब उन्होंने जो है वो अगले साल मार्च और अप्रैल के अंदर दौरा पाकिस्तान का ऐलान कर दिया है। और इस ऐलान के साथ जो क्रिकेट फैंस हैं उनके अंदर एक खुशी की नई लहर दौड़ गई है और बहुत ज़्यादा फैंस एक्साइटेड हैं एक मरतबा फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को अपने इन मैदानों के अंदर, अपने स्टेडियम्स के अंदर दोबारा एक्शन में देखने में। और साथ में हम शो के अंदर बात करेंगे कुछ T20 वर्ल्ड कप की और पाकिस्तान के अलावा इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साथ में उनके जो है वो उन्होंने क्वालिफाई कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने भी। और एक बहुत ही अच्छे मुकाबले, दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले हैं क्रिकेट फैंस को इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। और इन तमाम मैचेस को डिस्कस करेंगे और कुछ एनालिसिस भी करेंगे कि आने वाले जो मैचेस हैं पाकिस्तान के भी और जो दीगर एक और सेमीफाइनल भी खेला जाएगा उसके अंदर जो है वो अब किस तरीके की तैयारियां होंगी, कौन सी टीम जो है वो मजबूत दिखाई दे रही है फाइनल तक पहुंचने के लिए। और इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे सैयद हैदर साहब, सीनियर क्रिकेट तजियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, वेलकम टू द शो। सर मुझे बताइएगा कि पाकिस्तानी टीम ने तो क्वालिफाई क्योंकि पिछले हफ्ते ही कर लिया था, कल जो आपकी सेमीफाइनल के फिक्सचर्स हैं वो फाइनलाइज हो गए, वो कंफर्म हो गए और इंडिया की टीम भी बाहर हो गई। किस तरीके से देख रहे हैं अब तक ओवरऑल टूर्नामेंट को? देखें, ये सेमीफाइनल जो चौथी टीम का फैसला हुआ है, ये दो टीमों के दरमियान मुकाबला था, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। और साउथ अफ्रीका अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड को शिकस्त नहीं दे पाया और इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के लिए मौका आसान हो गया। लेकिन इंडिया के लिए हम पहले से कह रहे थे, मैंने पहले दिन कहा था कि जिस दिन वो न्यूजीलैंड से मैच हारी थी इंडिया की टीम, उसी दिन फैसला हो गया था कि अब इंडिया की टीम के लिए सेमीफाइनल की चांसेस जो है खत्म हो चुके हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे कि न्यूजीलैंड का भी अफगानिस्तान से मैच है और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। मैंने हमेशा ये कहा, देखें, क्रिकेट को आप इत्तेफाकात का खेल गेम तो कह सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग टीम न्यूजीलैंड इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम है टेस्ट में, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीती है और उसका एक अच्छा रिकॉर्ड है। फिर उनमें एक कंसिस्टेंसी है, वो मुस्तकिल मिजाजी से खेलते हैं, वो दूसरी टीमों की तरह नहीं है कि जल्दबाजी में कुछ कर जाए। तो न्यूजीलैंड ने अपनी परफॉर्मेंस से जगह बनाई और इंडिया अगर आउट हुआ है तो इंडिया को ये बात तस्लीम करनी चाहिए, रिकग्नाइज करनी चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो वर्ल्ड क्लास लेवल की नहीं थी। अगर होती तो यकीनी तौर पर वो सेमीफाइनल में होते। अब उसके ऊपर रोना धोना और उस पर जो है वो शिकायतें करना और सारी बातें करना, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद इंडिया की टीम की जो विराट कोहली की जो न्यूज आ गई थी कि वो पहले के रिटायरमेंट ले रहे हैं, उसकी वजह से परफॉर्मेंस गिरी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक कप्तान के आने या जाने से कुछ नहीं होता है। 11 खिलाड़ियों को मिलकर टीम बनाना पड़ती है और दूसरी टीम को हराना पड़ता है। लेकिन आप ये देखें, इंडिया की टीम में कोई भी प्लेयर जो था वो हमें उस तरह मेहनत करता हुआ नजर नहीं आया जिस तरह दूसरी टीमों में कर रहे थे, पाकिस्तान में कर रहे थे, न्यूजीलैंड में कर रहे थे। तो ये एक फर्क बहुत वाज़ेह था इंडिया की टीम और दूसरी टीमों में। और जो 4 टीमें इस वक्त पहुंची हैं सेमीफाइनल में, ये चारों टीमें डिजर्व कर रही हैं। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, अच्छी क्रिकेट खेल के यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इस बात को मानना चाहिए। ये अब ये नहीं कहना चाहिए कि इंडिया की टीम का ये था मसला, वो मसला था, इस वजह से वो पीछे रह गई। हैदर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि जो चारों टीमें पहुंची हैं सेमीफाइनल तक वो डिजर्विंग थी और उन्होंने एक अच्छी क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन अब बहुत सारे क्रिकेट फैंस का ये भी कहना है कि थोड़ा सा अनफेयर रहा। अगर हम जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की बात करें, उन्होंने भी क्योंकि ग्रुप 1 के अंदर 3 टीमों ने जो है वो अपने 4-4 मैचेस जीते और पॉइंट्स जो हैं वो उन सबके बराबर थे। और तो कुछ क्रिकेट फैंस का ये भी कहना था, उनका मैंने रद्द अमल देखा सोशल मीडिया के ऊपर, उनका ये कहना था कि इतना बड़ा टूर्नामेंट था तो उसके अंदर डायरेक्टली आपकी जो 6-6 टीमों के ग्रुप्स थे उनसे निकलकर सेमीफाइनल के बजाय एक क्वार्टर फाइनल मुकाबले होने चाहिए थे। कितना अग्री करेंगे इस बात से? लेकिन ये फॉर्मेट जो है ये तो पहले से बना हुआ था। ये टूर्नामेंट जो है T20 वर्ल्ड कप का, ये इंडिया का टूर्नामेंट था और इंडिया ने इसको शिफ्ट किया दुबई, वहाँ पे कोविड सिचुएशन की वजह से। ये फॉर्मेट आईसीसी ने इमरजेंसी में नहीं बनाया। लेकिन आप देखिए, T20 में जब आप 16 टीमें लेके जाते हैं तो आपको फिर जो है वो डिसाइड करना पड़ता है कि आप कितनी देर चलेंगे, कितना देर टूर्नामेंट चलाएंगे। अगर ये कम टीमें होती तो उसको फिर जो है वो 2 स्टेजेस में ले जा सकते थे, सुपर 8 में ले जाते थे, सुपर 8 के बाद सुपर 4 में ले जाते।
वो कर सके, लेकिन टूर्नामेंट बहुत लंबा हो रहा था और दूसरी जो एक्टिविटीज हैं वो भी आगे बिल्कुल तैयार खड़ी हैं, तो इसलिए इन्होंने फॉर्मेट आज से नहीं बल्कि 2 साल पहले से बना लिया था कि ये फॉर्मेट रखना है। और मैं समझता हूँ अगर सुपर 8 भी आप बना लेते, सुपर 8 के बावजूद फिर भी सुपर 4 में जो 4 टीमें ही पहुंचना थी, और ये मुझे लगता है यही 4 टीमें पहुंचती हैं। ऑस्ट्रेलिया ने देखें, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी दूसरे ग्रुप में जो है अच्छा कंपटीशन रहा उनका, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन फिनिशिंग जो करता है वही जीता है। साउथ अफ्रीका को चांस मिला था इंग्लैंड के खिलाफ कि वो फिनिश करते, वो नहीं कर पाए, इसलिए वो रह गए पीछे। ऑस्ट्रेलिया ने फिनिश किया, वो आगे पहुंच गए, तो ये फर्क रहेगा। और मैं समझता हूँ कि चारों टीमों में इस वक्त बराबर का मुकाबला है, इसमें कोई एक भी टीम ऐसी नहीं है जिसको आप ये कहें कि वो बहुत ज्यादा ऊपर है। इंग्लैंड की टीम जो है बहुत अच्छा क्रिकेट खेली है, सिर्फ एक मैच हारी है, लेकिन उसके अलावा दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम 5 मैच जीती है। लेकिन अब जब सेमीफाइनल में आ गए, अब ये चारों टीमों को भूल जाना चाहिए कि हमने पीछे क्या किया, जो कुछ किया था वो पीछे रह गया। अब कोई टीम ये ना सोचे, पाकिस्तान ये ना सोचे कि 5 मैच खेले थे, हमने जीते थे, तो अब हम जो है बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं। अब आप जिस जगह जा रहे हैं वो नॉकआउट स्टेज है, अब आपके पास कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। अब आपने जहां पे मैच को थोड़ा सा लेजी लिया, जिस टीम ने भी लिया, वो वहीं पे नीचे चली, क्योंकि T20 गेम में मैं हमेशा कहता हूँ इसमें रिफ्लेक्सेस का सारा काम है। आपको जाते ही विकेट के ऊपर जाके हमले करने की तैयार करना होता है, आपको सोचना नहीं होता है कि आप कि कौन सी बॉल छोड़नी है, कौन सी रोकनी है। सिलेक्शन ऑफ शॉट का यहाँ पे खेल नहीं है, बल्कि आपको जहनी तौर पर, मेंटली तौर पर तैयार रहना है कि अब मुझे जाते ही फौरन हमला करना है। तो ये क्रिकेट जो है बहुत डिफरेंट है, और मैं समझता हूँ कि चारों टीमों के लिए इस वक्त एक लेवल प्लेइंग। बिल्कुल एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, और जिस तरीके से आपने कहा कि नॉकआउट मरहले का आगाज़ हो चुका है और अब कोई भी टीम जो है वो एक बुरी क्रिकेट खेलने को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। अदर साहब, कुछ बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और उनकी कारकर्दगी की। कप्तान बाबर आजम से मैं आगाज़ करूँगा। अब तक उन्होंने 5 मैचेस खेले, 5 इनिंग्स के अंदर में से उन्होंने जो है वो 4 इनिंग्स के अंदर हाफ सेंचुरीज स्कोर की हैं और एक बड़े अच्छे फॉर्म के अंदर नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में? ये बहुत बड़ी बात है। देखिए T20 में 50 रन भी करना आसान नहीं होता है, आपके पास टाइम कम होता है, बॉलें कम होती हैं, आपको मैनेज करना होता है। देखिए बाबर आजम ओपनिंग कर रहे हैं, ओपनर के पास डेफिनेटली टाइम होता है कि वो 20 ओवर तक या 16वें 17वें ओवर तक जाए और अपने रन बनाए। तो बाबर आजम ने जो है बड़ी अच्छी बैटिंग की है, टीम को एक बेस फाउंडेशन हर मैच में दी है, जिसका आगे फायदा हुआ। चले पहला मैच तो इंडिया के साथ उनको किसी और बैट्समैन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन दूसरे मैचों में भी आसिफ अली वगैरह ने जो फिनिशिंग की है, वो अगर बाबर आजम ने और रिजवान ने फाउंडेशन नहीं रखी होती तो वो नहीं कर पाते। तो ये बाबर आजम की बैटिंग जो है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की बैकबोन बनी हुई है, और ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान का कि बाबर आजम जो है वो जाके सेटल होते हैं और रिजवान जाते ही हमले करना शुरू करते हैं। वो क्रॉस शॉट भी बहुत ज्यादा मारते हैं, लेकिन उसका फायदा होता है पाकिस्तान को रन्स मिलते हैं, स्कोर बोर्ड मूव करता है। तो बाबर आजम की बैट, मैं समझता हूँ इस वक्त बाबर आजम दुनिया में सबसे अच्छे बैट्समैन है। अगर 4 बैट्समैन जिनको अच्छा माना जाता है, स्टीवन स्मिथ, विलियमसन और बाबर आजम और उनके साथ जे रूट, तो जो चारों में अगर देखा जाए तो इस वक्त सबसे अच्छी क्रिकेट जो है बाबर आजम खेल रहे हैं। और बाबर आजम की खास बात यह है कि वो प्रेशर नहीं लेते। ये बैट्समैन के लिए सबसे बड़ा बहुत जरूरी बात होती है कि अगर वो प्रेशर ना ले तो उसके लिए बैटिंग करना बहुत आसान हो जाता है। और बाबर आजम की यही खास बात है जिसकी वजह से वो स्कोर भी करते हैं, टीम को पेस भी देते हैं, और दूसरे टीम के प्लेयर्स के लिए एक एक नमूना भी बने रहते हैं कि देखें जाके आपने ऐसे खेलना है। तो ये एक बड़ा अच्छा एडिशन है पाकिस्तान टीम। बिल्कुल एक ज़बरदस्त एडिशन भी हैं, और उनकी जो कारकर्दगी है वो पाकिस्तान को मैचेस जितवाने के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त साबित हमेशा होती है। कुछ बात करते हैं अंदर साहब मोहम्मद रिजवान की। T20 फॉर्मेट के अंदर इस कैलेंडर ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन गए वो T20 फॉर्मेट के अंदर, और साथ साथ T20 इंटरनेशनल्स की भी अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी जो है वो तमाम रिकॉर्ड्स वो तोड़ चुके हैं कैलेंडर ईयर के, और 1000 रन कंप्लीट करने वाले। कल उन्होंने क्रिस गेल को भी T20 फॉर्मेट के अंदर सरपास कर दिया, और 1600 कुछ रन थे उनके क्रिस गेल के जो 2015 में उन्होंने एक कैलेंडर ईयर के अंदर बनाए थे, उसको भी उन्होंने क्रॉस कर दिया है। मोहम्मद रिजवान के बारे में क्या कहेंगे आप? मोहम्मद रिजवान बहुत जबरदस्त बैट्समैन है, उनको बड़ी ताखीर से चांस मिला है पाकिस्तान टीम में। वो इससे पहले बहुत पहले आ जाना चाहिए था उन्हें, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनको क्यों इग्नोर किया जाता रहा। लेकिन चले, हर चीज़ का एक वक्त होता है, शायद हो सकता है वो अगर जल्दी आ जाते तो वो बहुत सारे खिलाड़ियों की तरह नाकाम हो जाते। जैसे पाकिस्तान के ऐसे कुछ क्रिकेटर्स हैं जिनको वक्त से पहले पाकिस्तान टीम में लाया गया और फिर वो आगे नहीं चल पाए, और नतीजे में ये हुआ कि और हमेशा के लिए वो पाकिस्तान टीम से दूर चले गए। तो मोहम्मद रिजवान जो है वो बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी है। वो हमेशा हर बात में कहते हैं कि
ये अल्लाह ताला का एहसान है कि मैं इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा हूँ। मोहम्मद रिजवान का अगर आप बैटिंग की बात करें, टेक्निकली जो है उनमें जो सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे नजर आता है, उनकी आई बड़ी परफेक्ट है। वो बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि बॉल कहाँ पे पिच होगी, और वही सबसे बड़ी वजह है कि वो स्ट्रोक इतनी आसानी से खेलते हैं। देखिए, बैट्समैन के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बॉल की पिच वो समझ ले, बॉल फेंकने से पहले ही बॉलर के हाथ से ही अंदाजा लगा ले कि वो कहाँ पे बॉल आ रही है। और यही चीज़ रिजवान को बहुत फायदा देती है। और रिजवान की एक खास बात यह है कि वो बड़ी ब्रेव क्रिकेटर है। वो डरते नहीं है, वो चांस लेते हैं। चांस तो फखर जमान भी लेते हैं, लेकिन फखर जमान ब्लाइंड चांस लेते हैं। आप देखें, वो शॉट खेलने से ज्यादा भागते हैं पिच के ऊपर। बैट उनका देर में आता है, भागते ज्यादा है। लेकिन रिजवान उस टाइप की नहीं। रिजवान जो है पूरा अपना कंट्रोल लेकर, अपने बॉडी का कंट्रोल लेकर बॉल की पिच तक जाते हैं और उसको हिट करते हैं। और ज्यादातर उनकी शॉट आप देखें वो फ्रंट फुट पे खेलते हैं, बैक फुट पे कम खेलते हैं, लेकिन बैक फुट पे भी जो शॉट खेलते हैं बड़ा जबरदस्त खेलते हैं। तो ये बड़ी अच्छी रिजवान की एक एबिलिटी है कि वो फ्रंट फुट पे भी जाके पुल शॉट खेलते हैं। बहुत कम दुनिया में ऐसे बैट्समैन है जो फ्रंट फुट पे पुल शॉट खेल सकें, और रिजवान उनमें से एक हैं जो फ्रंट फुट पे जबरदस्त बैटिंग करते हैं। इस तरह विराट कोहली की तरह, जैसे विराट कोहली भी फ्रंट फुट पे बहुत अच्छा खेलते हैं, ऐसे ही रिजवान है। और यही वजह है कि वो कैलेंडर ईयर में इतने रन किए, उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं इसी वजह से कि क्योंकि वो रन्स कर रहे हैं। देखिए, आप जब रन्स कर रहे होते हैं तो आपकी बहुत सी जो खराबियां होती हैं वो छुप जाती हैं, वो पीछे रह जाती हैं जब आप रन्स कर रहे होते हैं। और रिजवान की खास बात यह है कि वो अगर आउट भी हो जाए लेकिन रन्स करके आउट होते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है। बिल्कुल, और एक पाकिस्तानी टीम को जो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन मिला है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की सूरत में, वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहा है अब तक पाकिस्तानी ये टीम के लिए। जिस तरीके से आपने फ़खर जमान का जिक्र किया, थोड़ा सा कहीं कमज़ोर दिखाई दिए वो आपको इस टूर्नामेंट में, क्योंकि अगर हम बात करें उनकी परफॉर्मेंस की, पहले मैच के अंदर तो उनकी बैटिंग नहीं आई इंडिया वाले, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने मैचेस खेले हैं, अफगानिस्तान वाले मैच के अंदर उन्होंने 30 रन स्कोर किए थे, लेकिन ओवरऑल अगर हम उनकी स्ट्राइक रेट देखें तो वो अराउंड 90 रही है। अब बहुत ज़्यादा रन स्कोर नहीं किए हैं, और उनका बल्ला जो है वो बिल्कुल उस रफ्तार, उस रिदम के साथ चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ़खर जमान जो है वो एक एक्सप्लोसिव से वहाँ पे जाके बैटिंग करेंगे। जी बिल्कुल, फखर जमान से बड़ी उम्मीदें थी, और जो उन्होंने वार्म अप मैच खेला था उसमें बड़ी अच्छी बैटिंग की। तो हमने सबने यही कहा था कि फखर जमान जो थे वो वर्ल्ड कप में आने से पहले भी उन पर बड़ी क्रिटिसाइज हो रही थी कि उन्होंने कहाँ पे रन किए हैं, कुछ नहीं किया है, तो उनको निकाल देना चाहिए। लेकिन उनको लेकर आए, शायद हो सकता है बाबर आजम चाहते थे या टीम मैनेजमेंट चाहती थी कि फखर जमान को साथ रखा जाए। उन्होंने वार्म अप मैच में जब स्कोर किया तो सब मुतमईन हो गए कि ठीक है, अब वो सेटल हो गए। और शायद हो सकता है मैथ्यू हाइडन टीम के साथ है, इसलिए उन्होंने उनको गाइड किया और उनकी बैटिंग में जो फ्लॉज आ रहे थे, ऐब आ रहे थे, उनको कंट्रोल कर लिया। लेकिन जब मैन टूर्नामेंट शुरू हुआ फिर उनका वही अंदाज हो गया। आप देखें, पहले मैच में तो दुबई में बैटिंग नहीं आई, लेकिन दूसरा मैच जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ शारजा में खेला, उन्होंने एक सिक्स मारा, लेकिन वो परेशान थे थोड़े। चले उस विकेट पे आप कह सकते हैं पिच पे कि वहां पे गेंद जो है पूरी तरह बैट पे नहीं आ रहा था, लो रह रहा था। और फखर जमान कुछ उस टाइप के प्लेयर हैं जो ऑफ साइड पे ज्यादा खेलते हैं, ऑन साइड पे नहीं खेलते हैं। उनके पास शॉट्स भी बहुत कम है, इतने ज्यादा शॉट्स नहीं जितने दूसरे बैट्समैन रिजवान या बाबर के पास हैं। तो उनका एक खास स्टाइल है, वो उसी जगह पे खेलते हैं हर गेंद को। उस वजह से शायद हो सकता है वो नाकाम हो। लेकिन अगले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ भी वो ऐसे ही रहे, कुछ नहीं कर पाए। फिर उसके बाद छोटी टीमों के खिलाफ भी कुछ नहीं कर पाए। तो ये फखर जमान जो है, मुझे ऐसा लगता है कि उनका मेंटल जो कनेक्शन है बैट के साथ वो सही नहीं है। जहां वो सोचते हैं कि यहाँ पे बैट आगे जाना चाहिए, वहां पूरी टाइमिंग के साथ बैट नहीं जा रहा है। उनका टाइमिंग में कुछ मसला हो रहा है, पैदा हो रहा है, जिस वजह से वो शॉट्स नहीं मार पा रहे हैं। और ये चीज जो है इसको कंट्रोल करना चाहिए। ये जो हमारी कोचिंग मैनेजमेंट है उसको देखना चाहिए, उसको कुछ बताना चाहिए कि क्या गलती वो कर रहे हैं, ताकि वो अपनी। लेकिन अब फखर जमान काफी अर्सा हो गया, और मैं समझता हूँ फखर जमान ने एक 2017 की सेंचुरी पे जो फाइनल में इंडिया के खिलाफ की थी, उन्होंने पूरा कैरियर अपना खेल लिया है। लेकिन अभी तक उसके बाद कोई बड़ी इनिंग वो कर नहीं पाए। अलबत्ता उन्होंने डबल सेंचुरी की है जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे में, लेकिन उसके अलावा कोई हमें कुछ नजर नहीं आता है कि कहीं पे उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की और पाकिस्तान टीम को जितवाया हो या पाकिस्तान टीम का बड़ा स्कोर कराया हो। तो ये फखर जमान जो है वो एक गैम्बल के तौर पर चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ। अब सेमीफाइनल में उनको ड्रॉप तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप 5 मैच जिस बैट्समैन को खिला दें और छठे मैच में जबकि आपको नॉकआउट स्टेज में आप उसको ड्रॉप कर दें, ये नहीं हो सकता। आप किसको लाएंगे? आप कोई नया बैट्समैन भी नहीं ला सकते हैं, हैदर अली को नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हैदर अली ने कोई मैच नहीं खेला है अभी, तो उसको सेटल भी होने में टाइम लगेगा। तो फखर जमान जो है, अब दुआ ही कर सकते हैं कि फखर जमान सेमीफाइनल में, क्योंकि सेमीफाइनल देखें इतना आसान नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है उसने पूरे टूर्नामेंट में आप देखें जिस तरह शुरू किया था,
वो लो लेवल से शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मैनेज किया, उनके डेविड वार्नर फॉर्म में आ गए, एरविन फिंच फॉर्म में आए, मार्श फॉर्म में आए, तो अब उनकी टीम सेटल हो गई। बॉलिंग उनकी हेजलवुड बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, संपा ने आप देखें 5 खिलाड़ी आउट किए, जबरदस्त बॉलिंग की, तो उनकी बॉलिंग भी सेटल हुई। अलबत्ता एक जो गैप है ऑस्ट्रेलिया की टीम में कि उनके पास एक पांचवा बॉलर नहीं है। मैक्सवेल बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन मैक्सवेल इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, और यही पाकिस्तान को टारगेट करना है। पाकिस्तान ने उनके 4 बॉलर में से को हो सकता है इतना टारगेट ना करें, लेकिन पांचवा जो बॉलर है मैक्सवेल, उसको ये टारगेट करेंगे। हो सकता है मैक्सवेल पूरे ओवर ना करें, मार्श उसके साथ करें, लेकिन पाकिस्तान टीम जो है इसके लिए अपने आप को मेंटली तैयार रखना होगा कि हमने कहाँ पे किस जगह पे इनको हमला करना है। बिल्कुल गेम प्लान की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इस नॉकआउट मैच के अंदर। हैदर साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पाकिस्तानी टीम ने पांचों मैचेस के अंदर अपनी प्लेइंग 11 के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की, तो कहीं लगता है क्योंकि फ़खर जमान जो है वो ऑफ कलर दिखाई दिए, अपने फॉर्म के अंदर नज़र नहीं आ रहे, तो कहीं हैदर अली को मौका मिलना चाहिए था जो हमारे नमीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ मैचेस थे। ये मैं समझता हूँ देना चाहिए था मौका, लेकिन जब आपका मैच नमीबिया के साथ था, सबसे कमजोर टीम थी इस सर्किट की, तो आप अगर इनको एक हैदर अली को मौका देते तो आपको पता चल जाता। लेकिन चूंकि आपको पता है कि टीम जब जीत रही होती है तो मैनेजमेंट कोई रिस्क नहीं लेती, ये सारी दुनिया का असूल है, विनिंग कॉम्बिनेशन को कोई नहीं छेड़ता है, क्योंकि अगर जरा सा रिजल्ट जो है अकॉर्डिंग टू विश नहीं आया, सब फिर पीछे लग जाएंगे आपने चेंज क्यों की। इस वजह से मैं समझता हूँ सकलैन मुश्ताक ने और बाबर आजम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया होगा कि नहीं, हमें इस टीम को कंटिन्यू रखना है। लेकिन आपको किसी को तो लाना होगा, किसी को देखना तो होगा। अगर फखर जमान 5 मैचों में स्कोर नहीं कर पाए, अगर सेमीफाइनल में भी नहीं कर पाए, फिर आपके पास कौन सा चांस है, कहाँ पे आप इसको किसी और को देखेंगे। तो ये थोड़े से हार्ड डिसीजन देखें। इंडिया ने एक हार्ड डिसीजन लिया जब रोहित शर्मा फेल हुए ओपनिंग में, तो वो ईशान किशान को ओपनिंग में लाए। उस पर बड़ी क्रिटिसाइज हुई, लोगों ने कहा ये आपकी गलती थी, आप डर गए, आप बुज़दिल हैं, ये सारी बात हुई। लेकिन बात ये थी कि टीम मैनेजमेंट जो है वो ये सोचती है कि एक प्लेयर नहीं चल रहा है तो हम दूसरे प्लेयर को यहाँ पे आजमाएं। ये बड़ी बात होती है। आप जीत रहे हो या हार रहे हो, लेकिन आपको अपनी प्लेयर्स की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है हमेशा उसको एग्जामिन करना जरूरी होता है। डोनाल्ड ब्रैडमैन ने यही बात हमेशा कही थी अपने कैरियर में कि आप चाहे जीते या हारें, लेकिन आपको अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा देखना होगा। अगर आपकी अपनी परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सही नहीं है, तो जीतने या हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जिस तरीके से कल शोएब मलिक ने बैटिंग की, 40 साल शोएब मलिक ने जो है वो 6 छक्के लगाए शारजा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, और शायकीन क्रिकेट जो है वो पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि महसूस हुए हैं उनकी कल की बैटिंग से। उन्होंने इससे T20 वर्ल्ड कप में फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड भी इक्वल कर दिया, और उनसे ज़्यादा बाउंड्रीज लगाई उन्होंने KL राहुल से। तो किस तरीके से देख रहे हैं इस वक्त आप शोएब मलिक के फॉर्म को? देखिए बहुत जबरदस्त शोएब मलिक ने कल बहुत जबरदस्त बैटिंग की। ठीक है, बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी, आप ये कह सकते हैं कि स्कॉटलैंड की बॉलिंग वो नहीं थी जो किसी और मुल्क की हो सकती है, लेकिन एक बैट्समैन चाहे वो किसी कमजोर बॉलिंग के खिलाफ रन करे या स्ट्रांग बॉलिंग के खिलाफ, बात ये होती है कि बैट्समैन की कंसंट्रेशन कैसी है, फोकस कैसा है, उसका बैट की टाइमिंग कैसी है, उसका फुटवर्क कैसा है, उसकी अपनी जो है वो अंदर से कितनी इंटेंशन है, किस तरह वो जो है खेल रहा है और रन कर रहा है। ये बड़ी अहमियत होती है इसकी, और ये बड़ा फायदा होगा पाकिस्तान को। देखिए शोएब मलिक को मौका कम मिला था, उन्हें कम बॉलें मिली, सिर्फ एक मैच ऐसा था जो है जहां पे उनको जो है ज्यादा खेलने का मौका मिला, अफगानिस्तान के खिलाफ। तो उसके अलावा जो है वो इतना ज्यादा उनको खेलने का मौका नहीं मिला था। लेकिन आज कल जब उन्हें मौका मिला, देखिए 18 गेंदों में उन्होंने 50 रन किए, यानी इसका मतलब है कि उनका बैट अच्छा आ रहा है, टाइमिंग बहुत अच्छी है, और ये बड़ा पाकिस्तान को फायदा होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जब आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे, खुदा ना खास्ता अगर आपके जल्दी खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, तो मिडिल में शोएब जो है संभाल भी सकते हैं और रन भी कर सकते हैं। और जो पाकिस्तान में PSL हुई थी, उन्होंने कई मैचों में ऐसा किया, उन्होंने टीम की इनिंग भी संभाली और बाद में स्कोर भी किया। तो शोएब मलिक ने कल इतनी तेजी से जबरदस्त तरीके से बैटिंग करके, मैं समझता हूँ रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है, उनको एक जवाब भी दिया, क्योंकि रमीज सालों से ये बात कह रहे हैं कि शोएब मलिक को रिटायर हो जाना चाहिए, अब उनको जगह छोड़ देनी चाहिए और नए प्लेयर्स को लाना चाहिए। लेकिन कल शोएब मलिक ने जिस तरह बैटिंग की है और ये बात साबित की है कि चाहे आप 40 ईयर्स के हो या 30 ईयर्स के हो, लेकिन अगर आप फिट हैं, आप बैटिंग कर सकते हैं, आपकी आई परफेक्ट है, आप जो है वो रन कर सकते हैं, तो फिर एज नहीं देखें बल्कि आप गेम देखें। और कल शोएब मलिक ने साबित किया, ये बात
प्रूव कर दिया है कि मैं 40 का हूँ या 30 का हूँ, लेकिन मेरी बैटिंग की जो सलाहियत है वो वैसी है जैसी कि दुनिया चाह रही है, जहाँ टीम को जरूरत है मैं उसी तरह बैटिंग कर सकता हूँ। और ये बड़ी अच्छी पाकिस्तान के लिए मिडिल मिडिल ऑर्डर में, जैसे कि हम बात करते रहे हैं हमेशा कि पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर जो है वो स्कैटर है और हिला हुआ है, लेकिन शोएब मलिक ने और आसिफ अली ने दोनों ने मिलकर ये साबित कर दिया कि मिडिल ऑर्डर जब तक कि कम से कम ये T20 वर्ल्ड कप चल रहा है हमने मिडिल ऑर्डर संभाल रखा है, और इंशाल्लाह जब कभी जरूरत पड़ी तो हम इसी तरह बैटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी टीम का इन्हिसार शोएब मलिक के ऊपर बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी साबित किया है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। और अपनी गुफ्तगू को यहाँ पे जारी रखेंगे, वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर बात कर रहे थे और सैयद हैदर साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने जो तज्ज़िये हैं वो पेश किए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से शोएब मलिक ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को इस वक्त सहारा दिया हुआ है T20 वर्ल्ड कप के अंदर। और साथ ही साथ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है वो एक ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान की बैटिंग के लिए। हैदर साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा क्योंकि हमारा जो सेमीफाइनल है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है और मैथ्यू हेडन उनके एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लेजेंडरी बैट्समैन जो है वो इस वक्त हमारे पास बतौर बैटिंग कंसल्टेंट हमारे साथ ड्रेसिंग रूम के अंदर मौजूद हैं खिलाड़ियों के। कितना हेल्पफुल वो साबित हो सकते हैं खिलाड़ियों के लिए उनके ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट समझाने में कि किस तरीके से जो है वो हमारे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं उनको टैकल कर सकें। नहीं, ये मैथ्यू हाइडन जो है वो खुद भी बहुत अच्छे हिटर थे और टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत जा रहे हैं ना बैटिंग करते थे, और T20 IPL वगैरह में उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, तो उनका तजर्बा है काफी। और फिर ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट ये हमेशा कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा अटैकिंग पे बिलीव करते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि हम हार रहे हैं या जीत रहे हैं, क्या सिचुएशन है। वो कभी भी उस फेस में नहीं जाते जैसे कि दूसरी टीमें जाती हैं, वो एक्शेल में बंद हो जाती हैं और अपने आप को जो है वो बिल्कुल डाउन कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलियंस जो है चाहे उनके ऊपर 500 रन का टारगेट होगा टेस्ट क्रिकेट में, फिर भी वो अपनी रवायती ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलते हैं। यही बात है कि मैथ्यू हाइडन ने भी, मैं समझता हूँ, बैट्समैनों को ये बात समझाने की कोशिश की होगी कि आप जब तक अटैक करेंगे दूसरे को डिफेंस करना पड़ेगा। ये बात जो है ये बहुत पहले से समझाई जाती रही है बैट्समैनों को, लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैन जो है उन पे खौफ इतना है कि अगर स्कोर बोर्ड पे स्कोर नजर नहीं आया तो अगले मैच में ड्रॉप कर देंगे, तो इस वजह से वो फिर आहिस्ता हो जाते थे। अब मैथ्यू हाइडन ने शायद उनको कहा है कि आप देखें, फखर जमान की उन्होंने एग्जाम्पल सामने रख दिया। फखर जमान जो है उन्होंने रन नहीं किए, स्कोर इतना बड़ा नहीं किया, लेकिन उनको ड्रॉप भी नहीं किया गया, इसलिए कि उनको ये बात बता दी गई है कि आपका जो रोल है वो हिटर का रोल, आपने डिमोलिश करना है दूसरी की टीम की बॉलिंग को, और इसी वजह से उनको टीम में रखा हुआ है। तो मैथ्यू हाइडन के होने से ये फायदा हुआ है कि एक माइंडसेट जो पाकिस्तान बैटिंग का, स्लो बैटिंग और केयरफुल बैटिंग का था, वो खत्म हो गया है। हमारे जो माजी में T20 क्रिकेट में जो बैट्समैन खेलते थे, वो ओपनर्स वगैरह जब वो एक आध मैच में जल्दी आउट होते तो अगले मैच में वो ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली स्लो हो जाते थे, विकेट बचाने की कोशिश करते थे ताकि कुछ रन्स बन जाए, ताकि तीसरा या चौथा मैच हमें मिल जाए। लेकिन अब ये माइंडसेट चेंज हो गया है, मैथ्यू हाइडन ने उनका पाकिस्तानी बैट्समैनों का माइंडसेट चेंज किया है कि आप डरे मत, ड्रॉप होंगे या नहीं होंगे, खेलेंगे या नहीं, लेकिन आपने अपनी जो है वो नेचुरल क्रिकेट खेलनी है। ये फायदा हुआ है मैथ्यू हाइडन का। बिल्कुल, एक माइंडसेट में बहुत ही वाज़ह तब्दीली नज़र आई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। और इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक रुकन है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जनाब शकील शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, वेलकम टू द शो। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आखिर पाकिस्तानी टीम के साथ ऐसा क्या हुआ है कि हमने 5 में से 5 मैचेस जीत लिए हैं, वाहिद एशियन टीम है जो इस वक्त सेमीफाइनल में पहुंची है, बाकी दीगर 3 टीमों का ताल्लुक एशिया से नहीं है, और एक बहुत ही ज़बरदस्त इनफरादी कारकर्दगी भी दिखाई है खिलाड़ियों ने। अगर हम बात करें, इस तरीके का टीम कॉम्बिनेशन माजी में बहुत कम देखने को मिला है, जहां खिलाड़ी मैदान के अंदर जो है वो हर कोई अपना अपना एफर्ट करते हुए नजर आ रहा हो। जी वजह सही आपने कहा है कि ये कम से कम एक मेरिकल ही लगता है कि पाकिस्तान जो है एशिया से फर्स्ट टीम है जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आई है इस दफा। बाकी हमेशा तो कोई ना कोई दूसरा आता है, इंडिया या आ जाए। देखें, टीम का जो माहौल है ना ये काफ़ी अच्छा हो गया। 2-4 चेंजेस हुई हैं कोचिस के चेंज करने से, और फिर मेरा ख्याल है कि कप्तान को फुल कॉन्फिडेंस देने से
और उसको हौसला देने से और उस पर ट्रस्ट करने से मेरा ख्याल है कि सारी चीज़ें बदल गई हैं। और तीसरी बात ये हुई है कि आपने टीम में चेंज ही नहीं किया है, चाहे किसी ने परफॉर्म किया है या नहीं, थोड़ा बहुत किया है एक मैच में, तो आपने सारों को इस तरह कॉन्फिडेंस दिया है साइलेंट तरीके से, भाई आप खेले, आप परवाह नहीं करें और पाकिस्तान के लिए खेलें और लॉरेंस लेके आए और आपको पूरा कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट दिया जाएगा। ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुई है, ये जो शिफ्ट आई है इन थिंकिंग और कोचिंग स्टाफ और फिर माहौल को फ्री किया गया है, इससे मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा फर्क पड़ा। और यही लड़के चाहते थे कि उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, उन पर बोझ नहीं हो। तो पाकिस्तान की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, 5 मैच जीते हैं और आगे भी बड़ी उम्मीद है पाकिस्तान को कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को भी मारेगा। इंडिया तो वैसे ही बाहर हो गया है। तो इस तरह पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी चेंज है पाकिस्तान क्रिकेट में। और मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क इसलिए पड़ा है कि एक क्रिकेटर जो है, एडमिनिस्ट्रेटर क्रिकेटर, वो चेयरमैन बना है, ही अंडरस्टैंड थिंग्स कि भाई चीज़ों को कैसे सेटल करना है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो चेंज जो आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन की, उससे ये फर्क पड़ा है और फिर वो नीचे की तरफ आनी शुरू हुई है, टीम पे उसका रिफ्लेक्शन आया और फिर दूसरी जगहों पे भी सारा रिफ्लेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन पे और डोमेस्टिक पे और सारी चीज़ों पे आएगा। मेरा ख्याल है वक्त के साथ साथ ऐसा, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा ही हुआ है, कोई टाइम ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे जो ज़्यादा फर्क पड़ा था वो जब लड़कों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी इंडिया के खिलाफ। जब इंडिया को आपने लिटा दिया, इंडिया को हरा दिया, तो फिर आपका तो मोराल जो है वो बहुत स्काई रॉकेट हो गया, वो तो बहुत ऊपर चला गया था, जिससे सारे लड़के बूस्ट अप हो गए थे और एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया था। उसके बाद तो खैर किसी को खातर में ही नहीं लाए और मुझे उम्मीद है कि फाइनल तक तो किसी को खातर में नहीं लाएंगे और ट्रॉफी पाकिस्तान ही लेके आएंगे। बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो इसी तरीके से अपनी कारकर्दगी को जारी रखे और सेमीफाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त देकर फाइनल के अंदर जगह बना सके। हैदर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा, मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से शकील साहब ने जिक्र किया चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तब्दीली का और रमीज़ राजा साहब की जो है वो अपॉइंटमेंट हुई, उसके बाद न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे कैंसिल हुए पाकिस्तान के और उसके बाद रमीज़ राजा ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था, उन्होंने बल्कि एक पैगाम दिया था खिलाड़ियों को कि आप जब T20 वर्ल्ड कप हो तो ग्राउंड के अंदर जाके अपना स्टेटमेंट दिएगा और अपनी कारकर्दगी के जरिए जो है वो स्टेटमेंट पेश कीजिएगा। तो अब जबकि खिलाड़ियों ने जो है वो एक बहुत ही शानदार तरीके से फतवात समेटी हैं, पाकिस्तानी टीम जो है वो इस वक्त हॉट फेवरेट करार दी जा चुकी है तमाम जो दुनिया के क्रिकेट कमेंटेटर्स हैं और एनालिस्ट हैं उनकी जानिब से। तो कितना इस वक्त ये जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज़रूरी था इस तरीके की परफॉर्मेंस? देखिए, ये आप जब आप स्ट्रांग होते हैं, आप खेल के मैदान में, ग्राउंड में परफॉर्मेंस स्ट्रांगली देते हैं, तो दूसरे उसको देखते हैं, दूसरे उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं और वो फिर इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं कि इनके साथ हमें खेलना चाहिए, इनके साथ हमें क्रिकेट के मैचेस होना चाहिए इनके साथ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अगर परफॉर्मेंस पे देखा जाए तो काफी अरसे से अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई जबरदस्त परफॉर्मेंस आई और पहले बहुत खराब जा रही, नहीं, मैचेस खेल रहे थे लेकिन छोटी टीमों के खिलाफ खेल रहे थे, जिम्बाब्वे के खिलाफ या साउथ अफ्रीका की बी टीम के खिलाफ। तो वो उस पर कहा जा रहा था कि नहीं, आपकी जो बैटिंग है, बॉलिंग है, वो छोटी टीमों के खिलाफ या लो स्टेट के जो प्लेयर्स हैं उनके खिलाफ है। लेकिन अब पाकिस्तानी टीम ने साबित किया है कि T20 वर्ल्ड कप में दुनिया की सबसे बेस्ट, अपने मुल्क की सबसे बेस्ट टीम आई हुई थी। उन्होंने अपने सब बेस्ट सेलेक्टेड प्लेयर्स भेजे थे। पाकिस्तान ने पहले इंडिया को हराया, फिर न्यूजीलैंड को हराया, फिर अफगानिस्तान को हराया। तो 3 मैचेस ऐसे बड़े मैचेस पाकिस्तान ने जीते। वहां पे पाकिस्तान ने न सिर्फ ये कि एक क्रिकेट का खूबसूरत नमूना पेश किया, बल्कि दुनिया को अपने वजूद का एहसास दिलाया कि हम भी एक्सेस करते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है उनकी थ्रू आउट। शकील साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। ऑस्ट्रेलिया ने 23-24 साल के बाद अपने दौरे पाकिस्तान का आज ऐलान किया है और एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खुशी की लहर शायकीन क्रिकेट के अंदर दौड़ पड़ी है इस खबर के बाद। किस तरीके से देख रहे हैं उनके इस दौरे को? देखिए, एक तो जनरल स्टेटमेंट है एज ए पाकिस्तानी, एज ए क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, के मैं इसको बड़ा वेलकम करता हूँ और बड़ा खुश आइंद है। लेकिन अगर टेक्निकल बात की जाए इस दौरे के हवाले से, इसकी अल्टरनेटिव देखने के बाद पता ये चलता है कि पाकिस्तान ने इस दौरे में टेस्ट क्रिकेट को एम्फेसाइज किया है। पाकिस्तान, आपको पता है कि बहुत अरसे से ना 2 टेस्ट खेल रहा था, चाहे अवे हो चाहे होम हो, तो 2 टेस्ट की सीरीज होती थी इनकी। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया ने ये एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान अब 3 टेस्ट
खेलेगा स्टेडियम टूर पाकिस्तान में। तो ये एक बड़ा खुशाइंद बात है। और दूसरी बात है कि जो T20 का मैच है वो एक आपने रखा है और 3 आपने सुपर कप के ODIs रखे हैं, सुपर लीग के। तो इस तरह ये साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जो है टेस्ट क्रिकेट को एम्फेसिस दे रहा है। ये भी मेरा ख्याल है कि रमीज राजा साहब ने करवाया है अभी आके। पहले आपको पता है कि 3 साल तो 4 साल हो गए हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि 6 साल हो गए हैं कि पाकिस्तान 2 मैच खेल रहा है, अवे हो या होम हो। तो अब ये हुआ है कि एम्फेसिस बढ़ गया है और सीरियस किस्म की क्रिकेट जो टेस्ट क्रिकेट है उस पे अब 3 टेस्टों की सीरीज होने लगी। हालांकि इसमें आपको पता है ब्रॉडकास्टर के बड़े इश्यूज हैं, दूसरी चीजें हैं, लोग कम आते हैं टेस्ट में। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जब भी एशेज होती है टेस्ट मैचेस की, तो चाहे स्टेडियम में हो चाहे इंग्लैंड में हो, दोनों में बहुत सारे लोग आते हैं। इस साउथ अफ्रीका में आप देखें बहुत लोग आते हैं टेस्ट मैचेस के दरमियान। तो पाकिस्तान ने ये बड़ा अच्छा इकदाम किया है मेरी नज़र में कि टेस्ट को इम्पोर्टेंस दी है और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कर दिए हैं। उससे खिलाड़ी जो है ना, असल तो खेल है ही टेस्ट क्रिकेट का। ये जो है फैंटासी लीग, ये फन फेयर है सारा T20 का, ये तो साथ साथ चलता रहता है। पैसे कमाने का जरिया भी है, अट्रैक्शन भी है और जल्दी जल्दी खेल भी खत्म हो जाता है। लेकिन असल जो खेल की ब्यूटी है वो बरकरार रहनी चाहिए और वो टेस्ट क्रिकेट ही है। लिहाजा मैं इसको ना सिर्फ वेलकम इस लिहाज से करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने किया है और ख़ास तौर पर उस मौके पे किया है जबकि आपको पता है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों रिफ्यूज़ कर गए थे। और ऑस्ट्रेलिया का ये बहुत बड़ा इकदाम है कि उन्होंने बड़ा डेयरिंग स्टेप लिया है। हालांकि वो सिक्योरिटी टीम वगैरह भेजेंगे जो नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं, और पाकिस्तान भी कॉन्शियस होगा और अब ये लोग भी कॉन्शियस होंगे कि झूठी मैसेजेस या झूठी ईमेलें करने से, VPN चेंज करने से किसी के दौरे नहीं कैंसिल हो सकते। और फिर आप देखें कि वो जो प्रेसिज इशू हुई उसमें उन्होंने रिकग्नाइज किया है स्टेडियम ने कि पाकिस्तान टीम बहुत बड़ी है। T20 में उसने साबित कर दिया है। पाकिस्तान में क्रिकेट के फैंस बहुत ज्यादा हैं और बड़े इमोशनली लोग इन्वॉल्व है, लिहाजा हमें वहां जाना चाहिए। तो मैं इस लिहाज से, तीनों लिहाज से, यानी कि पब्लिक प्रोस्पेक्ट से, एडमिनिस्ट्रेटर और क्रिकेट के लिहाज से, टेक्निकली मैं इस दौरे को फुली वेलकम करता हूँ। बिल्कुल, और एक बहुत ही खुशाइंद बात करार दिया है तमाम क्रिकेट फैंस ने पाकिस्तान के अंदर ऑस्ट्रेलिया के दौरे को। हैदर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। जिस तरीके से शकील शेख साहब ने कहा कि उन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट के जो मैचेस बढ़ाए गए हैं सीरीज़ के अंदर, वो एक बहुत खुशाइंद बात है और एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि अब फोकस जो है वो टेस्ट क्रिकेट के ऊपर किया जा रहा है बजाय इसके कि वनडे और T20 मैचेस ज़्यादा खेले जाएँ। किस तरीके से देख रहे हैं इस इकदाम को? जी बिल्कुल, टेस्ट क्रिकेट देखें, असल क्रिकेट तो वही है। दूसरी जितनी भी क्रिकेट है वो इंटीग्रेशन ऑफ टेस्ट क्रिकेट है। आपकी जो बेस है वो टेस्ट क्रिकेट, जहाँ पे आप क्रिकेट सीखते हैं और क्रिकेट आप दूसरों को सिखाते हैं। ये बड़ी अहम बात है। और पाकिस्तान ने देखें, वेस्ट इंडीज के टूर में जब लास्ट हुआ था अभी 3-4 महीने पहले, तो वो उसमें पाकिस्तान ने एक टेस्ट कम करके 2 T20 मैचेस बढ़ा दिए थे। ठीक है, वो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी थी कि आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो वो चाहते थे कि हम इसको यूटिलाइज कर सकें। लेकिन यहाँ पे अब आगे कोई ऐसा इवेंट नहीं है, तो टेस्ट क्रिकेट को बढ़ाना और उसको तरक्की देना, ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा स्टेप है। और रमीज राजा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। रमीज राजा हमेशा से टेस्ट क्रिकेट के दिलदार हैं। मैंने जब भी उनसे बात की वो हमेशा ये कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट ज्यादा होनी चाहिए। और हो सकता है कि इसमें रमीज राजा की कुछ कोशिश हो कि भाई 2 नहीं 3 टेस्ट खेले जाएं ताकि टेस्ट क्रिकेट ज्यादा हो, प्लेयर्स को ज्यादा खेलने का मौका मिले और दुनिया को ज्यादा देखने का मौका मिले, और ज्यादा टाइम ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में रहेगी, जिससे दूसरी टीमों, इंग्लैंड की टीम और दूसरी टीमों को भी ये एहसास होगा कि नहीं, पाकिस्तान सिक्योर मुल्क है। तो ये बड़ा स्टेप है और इस पे हमें जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है उनकी तारीफ करना चाहिए कि उन्होंने अच्छा कदम उठाया है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर। शकील साहब, जिस तरीके से अभी वेस्ट इंडीज़ ने दिसंबर के अंदर पाकिस्तान का दौरा करना है और फिर मार्च और अप्रैल के अंदर अगले साल ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी, अब किस तरीके से आप पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी मसाइल थे और उसको बुनियाद बनाकर जो दीगर गैर मुल्की टीमें वो पाकिस्तान के दौरे से इज्तनाब कर रही थी, तो अब दरवाजे जो हैं वो वाकई में पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के एक मरतबा फिर मुकम्मल तौर पर खुलते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? जी, ये तो बिल्कुल बात ठीक है कि एक कैलेंडर जो है ना पाकिस्तान का अगला, ये तकरीबन भरा हुआ है। या अवे सीरीज है या होम सीरीज है। लेकिन मुझे इंतहाई खुशी है, मैं आपको बताऊं, कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, वन ऑफ द लीडिंग टीम है दुनिया में, कि वो आ रही है पाकिस्तान। और फिर उसके बाद चाहिए, अलग होना ये चाहिए था कि न्यूजीलैंड भी खेलता हमसे, इंग्लैंड भी खेलता, तो हमें बड़ा फर्क पड़ता। लेकिन यह है कि अब ऑस्ट्रेलिया ने शायद रियलाइज किया है और बेहतर रियलाइज किया है
तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के आने के बाद फिर उसके बाद देखे ना, किसी किसी टीम का कोई जवाब नहीं रहेगा किसी का। देखिए तकरीबन ये एक महीने का दौरा है ये तकरीबन, तो ये काफी लंबा दौरा है। तो अगर वो आके यहाँ पे खेल जाते हैं तो फिर उसके बाद तो इंग्लैंड हो या न्यूजीलैंड हो या साउथ अफ्रीका या जितनी भी टीमें हो, उनके लिए कोई जवाब नहीं है कि वो पाकिस्तान में आके नहीं खेलें। इसका मतलब ये हुआ कि सिक्योरिटी टाइट है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हालात अब बहुत बेहतर, अब ना उस तरह की चीज है। हमारे हमसाए अफगानिस्तान में आपको पता है कि एक नई गवर्नमेंट तकरीबन बन चुकी है तालिबान की, वो इफेक्टिव है वहाँ पे। तो वो जो सिनारियो था वो टेररिज्म वाला या मिलिटेंसी वाला, वो तकरीबन अब खत्म होता जा रहा है। हालात काफी बेहतर होते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान इज सेफ कंट्री। खैर मैं तो हमेशा से कहता था, और फिर हमारे तो जो सिक्योरिटी वगैरह है वो आपको पता है, फोर्सेस बीच में आ जाती हैं, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज आ जाती हैं, आर्मी आ जाती है। जनरल बाजवा साहब चीफ ऑफ स्टाफ हमारे बड़े, आपको पता है, बहुत ही इंटरेस्ट देते हैं, और वो हमेशा हमारे दौर में भी और अब भी हमेशा वो कहते हैं कि भी क्रिकेट कराई जाए। वो खुद भी क्योंकि क्रिकेट बहुत अच्छे लेवल पे खेले हुए हैं, तो उनका भी बड़ा शौक है। फिर उनका जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ही क्रिकेटर हो, लीजेंड क्रिकेटर हो, किस मुल्क में है कि वहां पे कोई क्रिकेटर प्राइम मिनिस्टर है? सिर्फ पाकिस्तान है। तो उसका तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा कि मेरे मुल्क में आके ज्यादा से ज्यादा टीमें खेलें। तो इमरान खान साहब ने भी ये इंतजाम करने ही करने हैं। इस लिहाज से अब पाकिस्तान कोई किसी को शक नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल क्लियर माइंडेड और क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान में आना चाहिए, और इंशाल्लाह यहाँ पे बेहतरीन इंतजाम होंगे। क्रिकेट इज इन सेफ हैंड, अपना क्रिकेट बोर्ड इन सेफ हैंड। रमीज राजा साहब के, इन्होंने सही कहा कि रमीज राजा साहब का बड़ा शौक है कि जो टेस्ट है ज्यादा से ज्यादा खेले जाएं। आज अगर 3 हुए हैं तो मैं कह रहा हूँ कि 4 और 5 की सीरीज भी होनी चाहिए, जो आपको पता है कि बड़ी सीरीज होती हैं और बड़े ममालिक खेलते हैं, इंग्लैंड वगैरह या एशिज वगैरह में होती है, और इंडिया भी खेलता है। लेकिन हमें भी खेलनी चाहिए, 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये आपको पता है कि वर्ल्ड टेस्ट सीरीज के इस दफा साइकिल चल रहे हैं, दूसरा साइकिल, तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल चाहिए कि लंबी क्रिकेट खेलें और टेस्ट क्रिकेट खेलें, अच्छी बड़ी सीरीज खेलें। और देखें वो खेलेंगे तो आपके मुल्क में तैयारियां क्रिकेट की बड़ी जोरों शोर से होंगी, नीचे सिस्टम ठीक हो और लड़के ऊपर आए, टेस्ट क्रिकेट भी खेलें, वनडे भी खेलें और T20 भी खेलें। खैर हमने तो अब साबित कर दिया है, T20 में तो साबित ही कर दिया है, बाकी एरियाज में हमें साबित करना है। और सिक्योरिटी इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा, सारे वेलकम है पाकिस्तान में। बिल्कुल, सिक्योरिटी के मसाइल जो हैं वो अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, और अब जो एतमाद है वो बहाल करना है दीगर गैर मुल्की टीमों के लिए, ताकि जो बाकी भी टीमें हैं वो पाकिस्तान का दौरा करें और पाकिस्तान के अंदर आकर क्रिकेट खेलें, क्योंकि क्रिकेट फैंस चाहते हैं उन तमाम गैर मुल्की क्रिकेट हीरोज़ को अपने मुल्क के अंदर, अपने स्टेडियम्स के अंदर खेलते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया शकील शेख साहब और सैयद हैदर साहब हमसे बात करने के लिए, और हमने कुछ एनालिसिस किया आज पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के ऊपर, और किस तरीके से जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान के चांसेस हैं सेमीफाइनल में एक अच्छी जीत हासिल करने के, ताकि पाकिस्तानी टीम फाइनल तक पहुंच सके। और अब सिर्फ 2 मैचेस की दूरी है पाकिस्तान और T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के दरमियान, और हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। और सी यू अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।